हेलो। हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौर। आज कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 1 दो बैलों की कथा कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों ये आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का है और हम क्षितिज में जो दो खंड दे रखे हैं गद्य खंड में कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। बच रहा है इस चित्र में आपको दो बैल दिखाई दे रहे हैं और इन बैलों का मालिक। मैं सबसे पहले आपको संक्षेप में इस कहानी का सार बता देती हूँ और इसका सार बताने से पहले मैं पुनः बात करूंगी इस कहानी के लेखक मुंशी तो मैं बात करूंगी कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद के विषय में। बच्चों ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है मुंशी प्रेमचंद का है और मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और जब इन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया तो इनके परिवार की जो आर्थिक परिस्थितियों की वजह से इनकी पढ़ाई में बड़ी अड़चनें आई और इन्होंने अपनी बीए तक की पढ़ाई को पूरा करके ये साहित्य की सेवा में आगे बढ़े और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भारत असहयोग आंदोलन से क्या हो गए प्रभावित हुए और इनके मन में भी देश की सेवा करने की एक उत्कट इच्छा जागृत हुई। बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे और उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया कि मैं अपनी साहित्य के माध्यम से, मैं अपनी लेखनी के माध्यम से क्या कर सकता हूँ, समाज को एक नई दिशा दे सकता हूँ और उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। इन्होंने अपने समाज के आसपास बहुत सारी जब बुराइयों को देखा तो उस पर अपनी कलम चलाना इन्होंने शुरू किया और हिंदी साहित्य जगत में ये एक उपन्यास सम्राट के नाम से, कथाकार के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों इनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 खंडों में विभाजित है और लगभग इन्होंने 300 बहुत ही अच्छी कहानियां साहित्य के माध्यम से हम तक पहुंचाई है और इनकी इस कहानी में दो बैलों की कथा में इन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है और समाज को ये क्या संदेश देना चाहते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं दो बैलों की कथा। हमारी कहानी का शीर्षक क्या है? दो बैलों की कथा। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने एक तरफ तो क्या किया है, कृषक समाज यानी किसानों के समाज में जो जानवर हैं, जानवर यानी उसके गाय बैल, ठीक है, उसके इन पशुओं के भावात्मक प्रेम को दर्शाया है। अब यहाँ देखेंगे कि किसान और इसके पशुओं के भावात्मक प्रेम के अतिरिक्त भी क्या इस कहानी में कुछ संदेश दिया गया है, तो हम निश्चित रूप से ये कहेंगे कि हाँ, मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ बातें कही है जो कि उस दौर के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें थी। आपको पता है बच्चों कि उस समय भारत आजाद नहीं था और पूरी ही भारत की जनता आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो इन्होंने दो बैलों की कथा के माध्यम से भारत की जनता को यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि हर मनुष्य को अपने बूते पर, अपनी क्षमता के आधार पर क्या करना चाहिए, आजादी को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उस आजादी को पाने के चक्कर में हमें दूसरों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। तो कुछ नीति विषयक मूल्यों पर भी कुछ अच्छा संदेश
लेखक मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से हमें पहुंचाया। तो बच्चों, मैं आपको संक्षेप में इस कहानी को सुनाना चाहूंगी, जिससे कि इस कहानी के प्रति आपकी रुचि बढ़े और आप ये जाने कि इस कहानी में क्या है। आप इस कहानी में देख रहे हैं, आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यह है बच्चों झूरी काची। इस झूरी काची के पास पछाई जाति यानी पश्चिमी जाति की दो बैल हैं। इन दो बैलों का नाम है हीरा और मोती। हीरा हीरा है, हीरा यानी अमूल्य है, ये भी क्या है, इसके गुण बड़े ही अमूल्य हैं। और मोती जो है थोड़ा नटखट है। एक दिन क्या हुआ कि इसने झूरी काची ने अपने इन दो बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। यह बात दोनों बैलों को अच्छी नहीं लगी। उनको मन ही मन ये भावना अंदर ही ठेस पहुंचाने लगी कि आखिर हमने ऐसा क्या किया जिसने हमारे मालिक ने हमें अपने से दूर कर दिया। और यह गया के घर जब गए तो ये गया क्या है, कौन है, झूरी का साला है। और वहां पहुंच करके गया के घर में इन बैलों ने ना दाना लिया ना पानी लिया, कुछ नहीं खाया और बड़ी सुस्ती के साथ बैठे रहे। और रात को ये योजना बनाई कि हमें बिल्कुल यहाँ नहीं रहना है, हम वापस कहाँ जाएंगे, झूरी के यहाँ चले जाएंगे। और जैसे ही गांव में सोता पड़ने का अर्थ होता है रात हुई, और दोनों ही बैल वहां से छूट करके कहाँ चले गए, वापस झूरी के घर आ गए। लेकिन झूरी उनको देखकर प्रसन्न हुआ और उसकी पत्नी ने इन दोनों बैलों को गालियां दी, पूरे दिन भूखा रखा और कुछ भला बुरा कहा। लेकिन दोनों बैल प्रसन्न थे क्योंकि ये कहाँ आ गए, वापस अपने मालिक झूरी के पास आ गए। तो इस कहानी में हम सबसे बड़ी बात देख रहे हैं कि किसान का अपने पशुओं के प्रति और पशुओं का अपने मालिक के प्रति कितना भावात्मक प्रेम है कि वह एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। तभी दूसरे दिन क्या होता है बच्चों कि झूरी का साला गया वापस आता है और बलपूर्वक उनको जोत करके वापस ले जाता है। दोनों ही बैल जाते तो हैं, लेकिन वहां जाकर मन ही मन वो दुखी होते हैं और ये योजना बनाते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना है। वो नान में जो भी चारा खली डाली जाती है उसको छूते तक नहीं है और मन ही मन ये सोचते हैं कि यहाँ से कैसे आजाद होना है। अब वहीं ये जब ये योजना बनाते हैं, वहां एक बच्ची और है, भैरव की बेटी, जो क्या करती है, इन बैलों से प्यार करती है। और प्यार करने वाली इस मुख भाषा को ये दोनों ही बैल हीरा और मोती अच्छी तरह समझते हैं। भैरव की बेटी की सहायता से ही ये दोनों वापस खोल दिए जाते हैं और अपने घर की ओर आते हैं। लेकिन बच्चों, रास्ते में उनको वह अपना मार्ग जब भूल जाते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये कांजी हाउस में बांध दिए जाते हैं। आगे जाकर एक बड़े सांड से इनकी लड़ाई होती है और एक दरियल व्यक्ति भी इनका स्वामी बन जाता है। लेकिन इस सारे ही संघर्ष को पार करते हुए ये दोनों बैल कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने स्वामी झूरी के घर पहुंच करके सुख का अनुभव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है, दो बैलों की कथा, जो किसान के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, पशुओं के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है कि किस तरह से पशु अपने स्वामी से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं और वापस उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ ये कहानी आपको अप्रत्यक्ष रूप से ये समझाती है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। यदि दो बैल अपनी इच्छा से पुनः अपने स्वामी के घर जा सकते हैं और आजादी को महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भारतीयों पर भी ये एक बहुत बड़ी कर्तव्य और जिम्मेदारी की बात है कि हर व्यक्ति को अपने बूते पर अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सोचना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका पाठ का परिचय और अब हम इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे, देखेंगे। प्रेमचंद के जीवन के बारे में आप देखते हैं कि प्रेमचंद का जन्म 1880 बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। ये पहले बच्चों उर्दू भाषा में लिखा करते थे और प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। देखिए बच्चों, ये भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक साहित्यकार की उत्कट इच्छा हुई और उन्होंने
अपने लेखन कार्य के लिए, देश के काम आने के लिए, सक्रिय योगदान देने के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक का भी त्याग किया। देखते हैं, लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। बच्चों, मैंने आपको बताया कि इन्होंने साहित्य में भरपूर कहानियां दी है, लगभग 300 कहानियां इन्होंने हमारे लिए लिखी है। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इनके क्या है बच्चों, प्रमुख उपन्यास है। जिस तरह से गद्य में कहानी एक विधा है बच्चों, उसी प्रकार उपन्यास भी एक विधा है जिसके अंतर्गत एक लंबी कथा चलती है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। संपादन का अर्थ है कि वो स्वयं संपादक रहे और इन पत्रिकाओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का काम इन्होंने किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध भी लिखे हैं और प्रचुर मात्रा में हम ये कह सकते हैं गद्य लेखन भी किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। ध्यान देने की बात है, इसको आप अंडरलाइन करें। प्रेमचंद साहित्य को, बच्चों साहित्य का अर्थ वह होता है वह रचना जो समाज के हित के लिए लिखी गई है। वे कोई कहानी, निबंध, नाटक, कविता कुछ भी हो सकती है। तो प्रेमचंद जी का मानना था, प्रेमचंद जी साहित्य को समाज में बदलाव लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली साधन मानते थे, एक माध्यम मानते थे कि कोई व्यक्ति अपने समाज को यदि बदलना चाहता है तो वह साहित्य के माध्यम से भी अपने समाज को बदल सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। हम ये कहेंगे ना तो ये पूरी तरह से शहरी है, ना ही ये पूरी तरह से ग्रामीण है। अर्थात इनके कथा साहित्य में, इनके उपन्यासों में आपको गांव और शहर की मिली जुली संस्कृति देखने को मिलेगी। तो देखिए बच्चों, आगे किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। हम ये कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी जो कलम चलाई है वो किन किन विषयों पे चलाई है, तो हम बात करेंगे कि देखिए सबसे पहले वो किस पे लिखते हैं, किसानों मजदूरों के लिए। और किसान और मजदूरों की कौन सी स्थिति को बाहर लेकर आते हैं, दयनीय, ऐसी स्थिति जिस पर की दया आ जाए। दलितों का शोषण, कि किस प्रकार जो नीची जाति के लोग हैं समाज उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। और साथ ही समाज में स्त्री की दुर्दशा, कहने को तो बड़ी बड़ी बातें हमारे समाज में की जाती है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर वर्तमान समय में भी स्त्री की दशा अच्छी नहीं है। इस दुर्दशा का चित्रण उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से क्या किया है, हम तक पहुंचाया है। उसके साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। एक सच्चे देशभक्त होने के नाते उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित सारी बातें साहित्य के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। हम ये कह सकते हैं कि उनकी नजर दूर दूर तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर रही है। उनमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। यानी एक जो लेखक है वो समाज के लिए, मनुष्य के लिए तो लिखता ही है, लेकिन साथ में ये जो मुंशी प्रेमचंद जो साहित्यकार हैं, इन्होंने अपनी लेखनी किस पर चलाई है, पशुओं पर भी चलाई है और पक्षियों पर भी लिखा है। आपकी जो ये प्रस्तुत कहानी है, दो बैलों की कथा, ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं बैलों के माध्यम से जो बैलों का किसान के प्रति लगाव है उसका वर्णन भी तो इन्होंने किया है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना इनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के लेखन की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि वो बहुत ही सरल शब्दों में बड़ी से बड़ी बात को समझाते हैं। उसके लिए वो कहीं ना कहीं मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं और सहज रूप से अपने संदेश को लोगों के, समाज के मध्य रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे।
उनकी भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों में, लोग कहते हैं सामान्य जनता जिन शब्दों का उपयोग करती है, उन शब्दों का उपयोग उन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ किया है। और आप देख रहे हैं दो बैलों के कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। न सिर्फ किसान ही, बैल भी किसान से प्रेम करते हैं। उनकी भावनाओं का वर्णन लेखक ने अपने इस कहानी में किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, चाहे व्यक्ति हो चाहे पशु हो। अगर वह स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसको उसके लिए कोई मूल्य चुकाना पड़ता है, कोई संघर्ष करना पड़ता है। आजादी हमें यूं ही प्राप्त नहीं होती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। और इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने जो पंचतंत्र है, जो हितोपदेश की जो कथा परंपरा थी, उसका भरपूर उपयोग करके उसका भी विकास किया है। तो निश्चित रूप से ये कहानी बच्चों आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है और इस कहानी को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। बैलों की कथा को शुरू करने से पहले उन्होंने एक दार्शनिक की तरह विचार प्रस्तुत जो किए हैं। तो हम पढ़ते हैं कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसकी सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देती। वैशाख में चाहे वो एक आध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख और दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में उससे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वो सब इसमें देखे जा सकते हैं, गधे में देखे जा सकते हैं। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हमें दो बैलों की कथा बताते बताते ये मुंशी प्रेमचंद जी तो गधे की बात करने लग गए। तो यहाँ देखिए, वह जानवरों में भी एक तरह की जो सोचने समझने की, जो कष्टों को सहन करने की, जो उनका जो स्वभाव होता है, वो भावनाएं होती है, वो बताना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने अपनी कथा को किसके माध्यम से शुरू किया है। यहाँ वो कहते हैं कि जो गधा जानवर है वह उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जानवरों में जो गधा है वो सबसे क्या है, बुद्धिहीन समझा जाता है, अर्थात उसमें बुद्धि नहीं होती है। और देखो, हीन से मतलब है जिसमें बुद्धि नहीं है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार किसी मूर्ख को आवाज देने के लिए हम कहते हैं, ए गधे इधर आना, मतलब उसे गधा कहने का हमारा आशय उसे बेवकूफ कहना है। तो ये कहा, यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहा जाता है तो उसको क्या संबोधन दिया जाता है, गधे का। गधा सचमुच बेवकूफ है। क्यों है बेवकूफ? देखिए, उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दिलाई है। सीधे सब होते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में कष्ट सहने की जरूरत से ज्यादा ही क्या कह सकते हैं क्षमता हो गई है, तो उसी क्षमता के कारण उसको कौन सी पदवी मिली है, मूर्ख की पदवी मिली है। किसको? गधे को। अब देखिए, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय क्या करती है, सींग मारती है। आपने कभी किसी गाय को छेड़ा होगा तो निश्चित रूप से वो अपने बचाव के लिए क्या करती है बच्चों, सींग मारती है। और जब ब्याई हुई गाय होती है, जिस गाय ने अभी अभी ही बछड़े को जन्म दिया है, उस गाय को हम ब्याई हुई गाय कहते हैं। तो ब्याई हुई गाय तो
अनायास अचानक ही क्या करती है, सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, अर्थात वो अपने पास, अपने बच्चे के पास किसी को फटकने नहीं देती। कुत्ता भी गरीब जानवर है। मुंशी प्रेमचंद ने कुत्ते के विषय में भी क्या कहा है, देखो यहाँ सारी बातें जानवरों से संबंधित है। गधा आ गया, गाय आ गई, अब बात किसकी हो रही है बच्चों, कुत्ते की। तो क्या कहा है, कुत्ता भी कैसा जानवर है, गरीब जानवर है, और लोग उसको अपने घरों में पालते हैं। आपने देखा होगा कि लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है। चाहे आपका पेट कितना भी अच्छा होगा, लेकिन कभी ना कभी वो गुस्से में क्या करता है, गुर्राता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। लेखक यहाँ कोई व्यंग समझाना चाहते हैं कि आपने गधे को कभी भी गुस्सा करते नहीं देखा होगा, अर्थात उसको एक जैसी स्थिति में रहना अच्छा लगता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। अब गधे के साथ आप कैसा भी व्यवहार करो, वह कभी भी उसका विरोध करता ही नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से समझाना चाहते हैं कौन, लेखक मुंशी प्रेमचंद, कि भारतवासियों, अंग्रेज तुम्हारे साथ कितना भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन तुम इसका प्रतिकार नहीं कर रहे हो। क्या तुम सचमुच गधे तो नहीं हो? ये व्यंग की बात है, ये कटाक्ष की बात है। कभी कभी कोई बात किसी को सीधी जब समझ में नहीं आती है तो उसे टेढ़ा बनाकर कहा जाता है, और उसी व्यंग की शक्ति का काम किसने लिया है, लेखक मुंशी प्रेमचंद ने। आगे देखेंगे हम। पर हमने तो वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। ये जो गधा है वो कभी भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट नहीं करता, उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का अर्थ होता है बच्चों दुख की भावना। हमेशा आपको किसके चेहरे पे दिखाई देगी, गधे के चेहरे पे दिखाई देगी। सुख दुख, हानि लाभ या किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। अब जब आपने देखा कि जब उसके कोई मनोभाव बदल ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है उसको किसी तरह की कोई अनुभूति नहीं हो रही है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। लेखक व्यंग करते हैं, या तो इस तरह के ऋषि मुनि होते हैं कि उनको चाहे कैसे भी ऋतु में कितनी ही तपस्या करना पड़े, लेकिन वो हार नहीं मानते, वो उन परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि मुझे ये मूर्ख नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ा सहिष्णु है, हर कष्ट को सहने के लिए तैयार रहता है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन, अंडरलाइन करें, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। हम संसार में जितने सीधे बनकर रहेंगे, संसार हमसे उतना ही अपना मतलब निकलवाता है, हमारा शोषण करता है। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद कि हमारी जो अच्छेपन की नीति है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, उसका अंग्रेज क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, और कहीं ना कहीं ये जो दूसरे देश के लोग हैं, अमेरिका है, तो ये क्या कर रहे हैं, भारत के लोगों को हीनता की दृष्टि से देखते हैं। बेचारे शराब नहीं पीते, भारत के लोग शराब नहीं पीते, और 4 पैसे कुसमय का अर्थ होता है बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। गम खा जाने का मतलब उसे सहन कर लेते हैं, वो शांति प्रिय है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। तो क्या है इसमें, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को जीना करते हैं, अगर वे भी हर को जवाब, ईंट का जवाब अगर पत्थर से दे तो वो सीख सकते हैं। देखेंगे आगे, तो वे सभ्य कहलाने लगते हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि हम भारतीयों के जो अच्छे गुण हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सामने क्या हो रहे हैं, हमें वो क्या कह रहे हैं, कमजोर साबित कर रहे हैं। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा है, क्या कहा कि
भारत के लोग बेशक इनका विरोध नहीं करते, लेकिन जापान देश ने तुरंत बता दिया कि वह बहुत सहिष्णु नहीं है और वह अंग्रेजों की गुलामी को सहन नहीं कर सकता। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। देखिए, लेखक मुंशी प्रेमचंद को अपने विषय पर आना है, तो क्या बात करते हैं वे कि जो उससे कम ही गधा है। कम ही गधा किसे कहा है और वह कौन है? बैल। और हमारी कहानी का शीर्षक क्या है? दो बैलों की कथा। अब आप देख रहे हैं, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यानी कुछ लोग गधे को मूर्ख समझते हैं, थोड़ा ही मिलता जुलता अर्थ किसके लिए आता है? बैल के लिए भी आता है, और लोग उसे क्या कहते हैं? बछिया के ताऊ। बछिया का ताऊ यहाँ से है कि थोड़ा बुद्धिहीन होना। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि लेखक के पास अपनी खुद की एक निजी दृष्टि है। वो क्या कहते हैं? बैल कभी कभी मारता भी है। देखो, गधा मारे ना मारे, बैल मारता है। कभी कभी क्या करता है? अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं। आपको देखेंगे बैल जो क्या है? अड़ियल है, अड़ जाने वाले। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। असंतोष को प्रकट करना, तो देखिए नेक्स्ट बार, और असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो हम लेखक ने गधे के स्थान को जो क्या बताया बच्चों? ऊंचा, और ये जो गुस्सा करने वाला बैल है उसका स्थान क्या बताया है? नीचा। तो ये पशुओं पर बात करते हुए मुंशी प्रेमचंद अपने मूल विषय दो बैलों की तरफ आ गए हैं, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक से इस कहानी को आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।